नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। अमेरिका कनाडा को झटका, मोदी ने अब रूस और चीन के साथ नया त्रिनेत्र खोल दिया है। पुतिन ने मोदी के लिए आज वो कह दिया कि दुनिया भर में आग लगी है। चीन से मोदी के भारत की वो डील राहुल और इंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बॉस। इसके अलावा यूपी में उपचुनाव के ठीक पहले मोहन भागवत से मिले सीएम योगी, क्या खेला होने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी पवार ठाकरे का गेम बिगाड़ेगी क्या। और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें, उद्धव को साइड लगा दिया गया क्या, आज इसका चैप्टर भी होगा। इसके बाद अमित शाह के जन्मदिन पर आज शाह से चाणक्य बनने तक का अनसुना चैप्टर खोलूंगा। नरेंद्र मोदी से जब पहली बार मिले अमित शाह तो क्या बात हुई थी, मोदी के सबसे खास कैसे बने अमित शाह, वो फैक्ट्स जो आपको नहीं पता वो इस चैप्टर में बताऊंगा। और अब इजराइल ने ऐसा क्या किया है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों में भगदड़ मच गई है। हमास के आतंकियों की वो 5 स्टार अय्याशी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आज उसका चैप्टर भी होगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग में आज हाथापाई की नौबत आ गई। मीटिंग में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी बहस हुई। बताया गया कि इसी बहस में कल्याण बनर्जी ने पानी से भरी कांच की बोतल टेबल पर फोड़ दी, जिससे उनके हाथ पर चोट आई और 4 टाके लगे। मीटिंग में इस झड़प के बाद जेपीसी से कल्याण बनर्जी को सस्पेंड किए जाने की खबर है। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल फरवरी तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिसके लिए पार्टी ने 21 नवंबर तक देश के सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव करने के निर्देश जारी कर दिए। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक के लिए उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एक्सटेंशन दिया हुआ है। यूपी में एनकाउंटर्स को लेकर सियासी बवाल के बीच एनकाउंटर की नई पॉलिसी आ गई। इसमें कहा गया कि एनकाउंटर के शूट एट साइट की वीडियोग्राफी होगी। मृतक अपराधी के शव का 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम होगा। इसके अलावा कई और दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए जाएगी। जहां एनकाउंटर हुआ वहां पर उस इलाके के थाने की पुलिस नहीं बल्कि दूसरे थाने की पुलिस करेगी। एनकाउंटर में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उन हथियारों को भी सरेंडर करना होगा, जिससे उनकी जांच हो सके। इसी साल 22 जनवरी को भगवान रामलला दिव्य महल में विराजमान हुए। भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या में पहले दीपोत्सव की ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। आज राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का श्री गणेश वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हुआ। इस बार 25 लाख दीपों से राम की नगरी को जगमग कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास बम विस्फोट के बाद अब दूसरे राज्यों में सीआरपीएफ स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। इनमें से 2 स्कूल दिल्ली और 1 हैदराबाद में है, जबकि हरियाणा और यूपी में भी सीआरपीएफ के 1-1 स्कूल को धमकी मिलने की खबर है। जांच एजेंसी इस धमकियों की जांच में जुटी। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट शाहरुख को जमानत देने से इनकार कर चुका है। दंगों के दौरान आरोपी शाहरुख पठान ने पुलिस सिपाही पर ही पिस्तौल तान दी थी, जिसकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। शाहरुख पठान पर दंगा करने, अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने समेत कई मामले दर्ज हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। अमेरिका और कनाडा को झटका, मोदी ने रूस चीन के साथ नया त्रिनेत्र खोल दिया क्या। पुतिन ने मोदी के लिए आज वो कह दिया कि दुनिया भर में आग लगी है। चीन से मोदी के भारत की वो डील राहुल और इंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर। बीते कुछ अरसे से अमेरिका, कनाडा और उसके जैसे कुछ देश भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी खालिस्तानियों को सपोर्ट करके, कभी यह बहाना बनाकर कि भारत विदेशी जमीन पर टारगेट किलिंग करवा रहा है, कभी 5 आइज कंट्रीज का दबाव बनाकर कि उनके पास तो भारत के खिलाफ सारी इंटेलिजेंस है। लेकिन भारत ने ऐसा काम कर दिया कि इन सब के पसीने छूट जाए।
अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी देश पिछले कुछ दिनों से भारत के मामले में कूद रहे थे, वो सब आज पीएम मोदी के रूस दौरे की तस्वीरें देखकर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसी चाल चल दी है जिसका तोड़ इन देशों के पास नहीं है। भाई, एक तो पीएम मोदी की कूटनीति ने चीन को लाइन पर ला दिया। वो चीन जो किसी की नहीं सुनता, किसी के कहने पर पीछे नहीं जाता, उस चीन को भी कहा कि पीछे जा। फिर अब रूस जाकर पीएम मोदी ने सीधा मैसेज दे दिया कि अगर रूस, चीन और भारत एक हो गए तो फिर ये त्रिनेत्र पश्चिमी देशों की फाइव आइज पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि वो तो सोचे बैठे थे कि रूस चीन साथ हो सकते हैं लेकिन भारत नहीं आएगा, भारत रूस साथ हो सकते हैं लेकिन चीन नहीं आएगा। लेकिन रूस, चीन और भारत, ये ट्रायंगल भी बन सकता है, ये त्रिनेत्र भी बन सकता है, ये सोच नहीं रहे थे। अब अगर रूस, चीन, भारत एक साथ आ गए तो ये जो इन्होंने फाइव आइज बनाई है, 5 आंख, उसको ये त्रिनेत्र फोड़ देगा। इनके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से पाठशाला में बताएंगे कि ये कैसे होगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी के रूस दौरे पर आज क्या क्या हुआ। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्हें देश देखकर पश्चिमी देश जल भुन रहे हैं। भारत में भी इंडी गठबंधन को कोई बहुत आराम तो नहीं मिल रहा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आज पश्चिमी देशों के कर्ता धर्ताओं की नींद नहीं आई। वो इस बात पर पछता रहे होंगे कि खालिस्तानियों के चक्कर में भारत का विरोध करके वो बड़ी गलती कर बैठे और उस कनाडा का साथ दे बैठे जो अपनी गोद में खालिस्तानियों को खिला पिला रहा है। यार मेरा बाबू खा ले। भारत के साथ संबंध बिगाड़कर अपने ही पैर पर कैसे इन देशों ने कुल्हाड़ी मारी है, आज एक एक तस्वीर प्योर डिप्लोमेटिक मैसेज है, जो अगर पश्चिमी देश पढ़ लेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब पश्चिमी देश इसी टेंशन में होंगे कि 4 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार रूस चले गए। रूस पहुंचने से पहले बॉर्डर विवाद को लेकर भारत और चीन में समझौता हो गया। पश्चिमी देशों को यही लग रहा है कि पुतिन ने भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने को लेकर दोनों को अपने पाले में कर लिया है। वो इस बात से टेंशन में है कि भारत और चीन दोनों देशों के नेता पुतिन के बुलावे पर रूस में जमा हो रहे हैं। क्योंकि भाई, भारत का स्टैंड क्लियर था, जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सुलझेगा तब तक चीन से भी बायलैटरल बातचीत नहीं हो सकती, संबंध नहीं सुधर सकते। अब अचानक पुतिन चीन के भी दोस्त, पुतिन भारत के भी दोस्त, पुतिन जिनपिंग के भी दोस्त, पुतिन मोदी के भी दोस्त, और यहां अचानक से बॉर्डर का मसला सुलझ जाता है। अब ये देखकर जो है ये कई देश अलबलाए हुए हैं। अरे बॉस, ये क्या ही खेल हो गया। देखिए, जब जब प्रधानमंत्री मोदी रूस जाते हैं तब अमेरिका और उसके दोस्त मंडली की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन्हें हर बार यह लगता है कि कहीं युद्ध में भारत का झुकाव रूस की तरफ ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कूटनीति के लेवल पर यह रूस की बड़ी जीत हो जाएगी। पीएम मोदी के रूस जाने पर पश्चिमी देश इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी और पुतिन को गले मिलते भी नहीं देखना चाहते। अगर नरेंद्र मोदी पुतिन को गले लगा लें तो बॉस ये नर्वसिया जाते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके सामने ही ये कह दें कि ये युद्ध का दौर नहीं है, पश्चिमी देश नाचने लगते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम का डंका पीटने लगते हैं। पीएम मोदी के रूस दौरे से सबसे ज्यादा टेंशन में तो अमेरिका होगा, क्योंकि उसे रूस से नैरेटिव की लड़ाई में भारत का साथ चाहिए, चीन से वर्चस्व की लड़ाई में नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी रूस पहुंचे, अमेरिका को यह समझ आ गया होगा कि कनाडा और खालिस्तानियों के चक्कर में उसने भारत को लपेटने की बड़ी गलती कर दी। रूस पहुंचकर कैसे पीएम मोदी ने पश्चिमी देशों की कूटनीतिक क्लास लगा दी, उसके बारे में आपको आगे एक एक डिटेल बताऊं। पहले आपको पीएम मोदी के रूस दौरे की कुछ शानदार तस्वीरें दिखाता हूं। पीएम मोदी जब रूस के शहर कजान पहुंचे तो वहां रूसी नागरिक कृष्ण भक्तों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें कृष्ण भजन गाकर सुनाया। पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर उनकी भक्ति को नमन करते दिखे। तस्वीर देखिए एक बार। कजान के होटल में रूस के कलाकारों ने डांस। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय की भीड़ जमा हुई। हाथ में तिरंगा लेकर लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे।
पीएम मोदी का विमान जब रूस के कजान में लैंड हुआ तो एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत हुआ। रूस के प्रशासन की तरफ से एयरपोर्ट पर ही लड्डू और केक से उनका स्वागत हो गया। आप देखिए, एयरपोर्ट पर ही लड्डू और केक, जलेबी नहीं थी वहां। हालांकि पीएम मोदी ने कुछ खाया नहीं, लेकिन रूस के इस सम्मान के प्रति आभार जरूर जताया। यह स्वागत सत्कार भी रूस और भारत की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। कजान शहर पहुंचने के कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेता उसी गर्मजोशी से मिले जैसे वो अक्सर मिलते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने उसी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन की यही दोस्ती अमेरिका को असहज कर देती है। पीएम मोदी और पुतिन की यह मुलाकात इस वजह से भी खास है क्योंकि यूक्रेन दौरे के बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। हाल में दूसरी बार गए हैं, लेकिन रूस गए, फिर यूक्रेन गए, अब फिर रूस गए। अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन गए थे। वहां जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले थे। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद से कई लोगों को यह लग रहा था कि कहीं रूस इस यात्रा से न चिढ़ जाए, लेकिन आज जिस गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उसने सारे डाउट्स दफन कर दिए। यूक्रेन दौरे के बाद भी रूस और भारत की दोस्ती पहले जैसी ही कायम, और यही नरेंद्र मोदी का जलवा है कि अपनी शर्तों पर सबसे रिश्ता निभा लेते हैं और किसी से रिश्ता खराब भी नहीं होता। अलग लेवल पे विदेश नीति चलती है। पिछली बार जब पीएम मोदी रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को गले लगाया था। तब उनके इस जेस्चर की पश्चिमी मीडिया ने खूब आलोचना की। तब जेलेंस्की ने पीएम मोदी को भी कहा कि ये क्या किए, यहां तक कह दिया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगा रहे हैं जिस दिन यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल से हमला हुआ। लेकिन फिर जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे जेलेंस्की का सारी नाराजगी हवा हो गई। फिर वहां उन्होंने जेलेंस्की को गले लगा लिया तो जेलेंस्की सेट। और यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इस वक्त युद्ध का दौर है। हर देश अपना अपना फायदा देख रहा है। हर देश दूसरे देश को दुश्मन या दोस्त की कैटेगरी में बांट के देखता है। ऐसे वक्त में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जैसी डिप्लोमेसी की है वैसे शायद दुनिया का कोई वर्ल्ड लीडर न कर पाए। भाई, जुलाई में पीएम मोदी रूस गए, पुतिन से गले मिले, युद्ध रोकने के लिए कहा। अगस्त में यूक्रेन गए, जेलेंस्की से मिले, जेलेंस्की से कहा युद्ध रोक दो। सितंबर में रूस के जानी दुश्मन अमेरिका गए, वहां बाइडेन से मिले, फिर वहां जेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी दौरे पर फिलिस्तीन के पीएम अब्बास से मुलाकात की, फिलिस्तीन को मदद का भरोसा दिया, युद्ध खत्म करने की बात की। इस मुलाकात के एक हफ्ते के अंदर इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, युद्ध रोकने की अपील की। फिर एक हफ्ते पहले अक्टूबर में एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान को घर में घुसकर दुनिया के सामने उसकी सच्चाई दिखा दी। फिर खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा का झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज किया। और इन सब के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत के खुद के बड़े दुश्मन चीन से अपनी बात मनवाई और चीन को बॉर्डर पर कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। और अब फिर रूस जाकर पुतिन से गले मिल ली। बॉस, आप सोचिए, आप ऑफिस में ऐसा नहीं कर पाइएगा कि मान लीजिए ऑफिस में 4 बॉस हैं और इनकी आपस में न बनती हो तो आदमी इसी में अलबल आ जाता है कि किसके साथ चाय पिए, किसके साथ कॉफी पिए। ना बॉस आपको वो देख लेगा आपके साथ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां नरेंद्र मोदी अलग लेवल पे खेल रहे हैं। जो लोग कहते थे नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, बॉस कौन सा दुनिया का नेता बताइए जो ऐसा कर पा रहा है कि सबसे दोस्ती चल रही है, सबसे बातचीत चल रही है, किसी को छोड़ नहीं रहे और सबको समझा रहे हैं। कहां लड़ाई में पड़े हो यार। आपको पीएम मोदी और पुतिन के बीच गहरी दोस्ती और जबरदस्त केमिस्ट्री की एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति बातचीत की टेबल पर बैठे तो रूस के राष्ट्रपति काफी खुश और शांत दिखे। लगा ही नहीं कि वो एक बड़े युद्ध में फंसे हैं या तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ये कहकर सबको ठहाके लगाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि पीएम मोदी से उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं कि बीच में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। एक बार देखिए कैसे पुतिन और मोदी हंसी खुशी बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि 2 दोस्त की पार्टी में मुलाकात हो रही है। सुनिए जरा। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। आप केमिस्ट्री देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुतिन कह रहे हैं कि बॉस हमारा तो ऐसा दिल का कनेक्ट है टाइप कि ट्रांसलेटर नहीं चाहिए कि मैं रशियन में कुछ कह रहा हूं आपको कोई हिंदी में बताए। ऐसा लगता है कि नहीं भी ट्रांसलेटर होगा तो आप समझ जाइएगा। अलग लेवल की ये बातचीत। राहुल गांधी सीना नाप रहे थे 36, 35, 34। युद्ध के बीच फंसे रहकर भी पुतिन का यह मुस्कुराता चेहरा
सबको हैरान कर रहा हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन दो वजह से खुश है। पहली वजह तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस को अलग थलग करने की कोशिशों के बीच रूस ने अपने देश में 36 देशों के नेताओं को जुटा लिया। दूसरी वजह यह है कि भारत और चीन के नेता रूस में, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने यह कहा था कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते, और ये तीनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस में होने वाले इस सम्मेलन पर टिकी है। सबको उम्मीद है कि इस सम्मेलन में युद्ध रोकने के किसी प्लान पर बातचीत हो सकती है। रूस पहुंचकर पीएम मोदी भी पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते दिखे और यह बात फिर दोहराई कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत इसमें हर मदद करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी का स्टैंड कभी नहीं पलटता कि अरे यार इतना अच्छा स्वागत कर दिया, कैसे इसको सुनाएंगे। वो मुंह पे सुनाते हैं भाई। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में फिर बोले आए कि कहां लड़ रहे हो यार, ये समय है लड़ने का। सुनिए एक बार पीएम। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। इधर पीएम मोदी रूस पहुंचे, उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस की दोस्ती पर बड़ा बयान दे दिया। एस जयशंकर ने कह दिया कि अगर आप आजादी के बाद रूस के साथ हमारा इतिहास देखें तो मैं कह सकता हूं कि रूस ने कभी भी हमारे हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कुछ नहीं। एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। आज रूस की स्थिति अलग है। रूस का वेस्ट के साथ संबंध स्पष्ट रूप से टूट चुका है। इसलिए आपके पास एक ऐसा रूस है जो एशिया की ओर बहुत ज्यादा मुड़ रहा है। क्या हमें एक एशियाई देश के रूप में राष्ट्र हित में हमारे लिए जो अच्छा है उसे नहीं अपनाना चाहिए? एस जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और कनाडा भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों को न सिर्फ शरण दे रहे हैं बल्कि उन्हें बचाने के लिए भारत से भिड़ रहे हैं। तो भारत क्या ये नया भारत है बॉस, आपकी सुनने बैठा है। तुम नहीं दोगे साथ, खालिस्तानियों को पालोगे तो तुमको टैकल करना आता है भाई इस भारत को। उसने बता दिया कि हमारे साथ रूस है, तुमको रूस से दिक्कत हो गया, अब हम और रूस से दोस्ती करेंगे। तुमको खालिस्तानियों से दिक्कत नहीं है, हमको है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम आतंकियों को पाल रहे हो, तो तुम रूस को गाली दोगे तो हम उसको गाली देने लग जाएंगे। अमेरिका और पश्चिमी देश भले कुछ भी कहते रहे, भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो अपने हितों की कीमत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हां में हां नहीं मिलाएगा। भारत की रूस के साथ पुरानी दोस्ती है। अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप देखिए कि इतने वक्त से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, भारत ने कभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की बातों की परवाह नहीं। भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को कुछ कम करे, लेकिन भारत ने किसी के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया, उल्टे रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए। यही बात तो इन लोगों को पसंद नहीं आती। ये जो 5i, 3i, 2i, 5i करते हैं और खालिस्तानियों को लल्लो चप्पो करते हैं लोग, इसी चक्कर में तो करते हैं कि कुछ तो करके मोदी पे दबाव बने। अब मोदी झाड़ देते हैं कि हटाओ ये सब, इससे प्रेशर बनेगा। तुमको घेरना मुझे आता है। रूस और भारत ने 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार बढ़ाने का टारगेट रखा है। 2024 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन के पास पहुंच चुका है, जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस का व्यापार सिर्फ $10 बिलियन के करीब था। अब रूस और भारत के बीच व्यापार 33% सालाना की दर से बढ़ रहा है। भारत और रूस के बीच ट्रेड तब तेजी से बढ़ा जब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया। अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार इसका विरोध करते रहे कि रूस के साथ भारत इतना ट्रेड क्यों बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने रत्ती भर भी इन सब की परवाह नहीं की, ना ही किसी दबाव में भारत आया। रूस के साथ साथ भारत ने चीन को भी साध लिया। बॉर्डर पर चीन हेकड़ी दिखा रहा था। चीन को लग रहा था कि वो भारत को पीछे धकेल देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं हटे। बॉर्डर पर सेना की तैनाती बनाकर रखी। 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब चीन को लग गया कि अरे बॉस
ये वो भारत नहीं है जो एक जमाने में सोचता था कि चीन के बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो चीन से रिश्ता बिगड़ जाएगा, चीन हमला न कर दे। ये वो वाली सरकार पहले वाली तो लग नहीं रही है। तो मोदी सरकार है, ये तो हिल ही नहीं रही, ये तो हट ही नहीं रहा आदमी, ये अपनी सेना को पीछे हटाने ही वाला नहीं लग रहा। राहुल गांधी बोलते रह गए कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। चीन को ना समझ में आ रहा था कि कौन किससे डर रहा है, तो आज चीन मजबूर होकर बातचीत की लाइन पर आ गया। भारत के साथ जो चीन का लेटेस्ट समझौता हुआ है उसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी कि साल 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे अब फिर से वहीं तक गश्त कर सके। बॉस, ये काम चीन से कोई नहीं करा पाया कि उसको कहे धकेल दे गए पीछे जाओ वहां लाइन पर। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान देते हुए कहा कि दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। अगले चरण में चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। एलएसी पर चीन के साथ बातचीत में कुछ पॉजिटिव निकलकर आने का मतलब यह है कि आगे माहौल बेहतर करने के रास्ते बन रहे हैं, क्योंकि अब तक यह विवाद बहुत ही पेचीदा रहा। कुछ आसान मुद्दों का समाधान तो हो गया, लेकिन भारत चीन के रिश्तों में एलएसी को लेकर कठिन परिस्थितियां अब भी बनी हुई। खास तौर पर देप्सांग के मैदानों और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों में सैनिकों की पूर्ण वापसी का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ था। गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके से तो दोनों तरफ के सैनिक हट गए थे, लेकिन देप्सांग में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग के मुद्दे को हल करना चुनौतीपूर्ण था। अब अगर कुछ सहमति पेट्रोलिंग को लेकर बनी है तो मुमकिन है कि धीरे धीरे दूसरे अनसुलझे मुद्दे भी हल हो जाएंगे और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर भयंकर टकराव से जो रिश्ते बिगड़ गए थे वो सामान्य होने की दिशा में बढ़े। पीएम मोदी के रूस जाने से अमेरिका को इस बात का भी डर सता रहा होगा कि कहीं फिर से रूस, चीन और भारत की तिकड़ी ना जमा होने लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं हुआ है। साल 2018 में रूस, चीन, भारत RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इसका ट्राइलेटरल समिट हुआ था। तीनों देशों के बीच यह आखिरी समिट था। तब चीन के राष्ट्रपति ने तीनों देशों को मिलकर नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ने की वकालत की, लेकिन भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद की वजह से RIC समिट फिर हो ही नहीं पाया। अमेरिका को डर है कि कहीं ये RIC समिट फिर से शुरू ना हो जाए। इसके अलावा ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है। सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, UAE जैसे देश इसमें जुड़ रहे हैं, जिससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री ने यह कहकर अमेरिका को और टेंशन दे दी कि ये तिकड़ी देश कुछ सालों से औपचारिक तौर पर नहीं मिले, लेकिन आज भी ये मजबूत संबंध रखते हैं। यानी इंडिया, रशिया, चाइना आज भी मजबूत है। अब सुनाओ खालिस्तानियों को लोरी अमेरिका, ऐसे खिलाओ गोद में पन्नू को। पता चल गया क्या किससे पंगा ले रहे थे। खैर, ये नरेंद्र मोदी विदेश नीति या कोई भी नीति देश हित को ऊपर रखकर बनाते हैं, आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होते और इसलिए ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ रिजल्ट्स का इंतजार चुनावी मैदान में भी है, और वो है यूपी के उपचुनाव, महाराष्ट्र के इलेक्शन। पाठशाला में अगली क्लास, यूपी में उपचुनाव के पहले मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है? महाराष्ट्र चुनाव में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी पवार ठाकरे का गेम बिगाड़ने के लिए तैयार है क्या? महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें और उद्धव को साइड लगा दिया गया क्या? अब इसका चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में लड़ाई। बीजेपी गठबंधन यानी महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, जबकि इंडी गठबंधन अभी तक सीटों के बंटवारे में उलझा हुआ है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन के प्रचार की गाड़ी ही अभी स्टार्ट नहीं हो पाई, वो किक पे किक मारे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रचार में अभी पीएम मोदी की एंट्री नहीं हुई। पीएम मोदी के आने से पहले ही महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धूम मचा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में कोई रैली नहीं की है। अभी वो प्रचार के लिए महाराष्ट्र गए भी नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम योगी के जलवे से इंडी गठबंधन हैरान परेशान है। सोचिए तब कैसा माहौल होगा जब प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी का कमाल महाराष्ट्र में दिखेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि क्या दिख गया।
महाराष्ट्र में योगी के एक पोस्टर से हलचल मच गई। बटोगे तो कटोगे वाले बयान की महाराष्ट्र में धूम मची हुई है। सीएम योगी से पहले उनका संदेश महाराष्ट्र पहुंच गया है। पोस्टर लग गए हैं योगी के इसी मैसेज के साथ कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम योगी एकदम साफ बात करते हैं। हिंदुओं को एकजुट रहने की बात सीएम योगी लगातार कर रहे हैं, पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी की तरफ से छूट भी मिली है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से महाराष्ट्र में इतना हंगामा मचा है, तो जब योगी की एंट्री होगी प्रचार के लिए महाराष्ट्र में, तो सोचिए क्या ही होगा। मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर कई इलाकों में लगाए गए थे। अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, बांद्रा, मुंबई ईस्टर्न हाईवे और ठाणे में ये पोस्टर लगाए गए। आप ध्यान से देखिए, पोस्टर पर योगी की इमेज के साथ ही लिखा है योगी संदेश, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी के एक बयान की चर्चा हरियाणा से निकलकर पूरे देश में फैल गई। बीजेपी के समर्थकों में तो इस नारे की गजब धूम है। अब महाराष्ट्र में भी सीएम योगी का हिंदू एकता का संदेश जलवा दिखा रहा है। मुंबई से यह रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि क्या सीएम योगी ने महाराष्ट्र चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, और यहाँ पर आप अंधेरी के पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर होर्डिंग लगी हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ ही साथ ये घोषणा दी गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमने देखा कि ये नारा जो है हरियाणा में खूब चला और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक धुआंधार जनसभाएं और रैलियों को संबोधित किया, उसका असर कहीं न कहीं हरियाणा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में देखने मिला। हालांकि बीएमसी ने कुछ देर बाद योगी के इन पोस्टर्स को हटा दिया, लेकिन हिंदू एकता को लेकर सीएम योगी के संदेश ने महाराष्ट्र चुनाव को एक बड़ा ट्विस्ट दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में आवाज उठ रही थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को और मुखर होना चाहिए। हिंदुत्व बीजेपी की राजनीति का कोर रहा और लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी बदली हुई नजर आई। हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर पूरी ताकत से हमला करना हो या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर राजनीति करना। इसलिए सवाल यह है कि क्या सीएम योगी ने महाराष्ट्र चुनाव की लाइन सेट कर दी है? बटोगे तो कटोगे मुद्दे पर महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। ये इंडी गठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब है क्या? उद्धव ठाकरे के मराठी कार्ड का तोड़ है योगी का बयान क्या? अब इंडी वाले कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे। सीएम योगी की एक लाइन ने सारे नैरेटिव को तोड़ दिया। अब बात हिंदू एकता की होने लगी है। आपको सुनाते हैं कि हरियाणा में बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र करके सीएम योगी ने कैसे हिंदू एकता की बात कही थी और बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। इंडी गठबंधन के पास बटोगे तो कटोगे वाली लाइन का कोई जवाब नहीं। सीएम योगी आज की तारीख में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे मुखर चेहरा है। सीएम योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की भी है। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल भी चर्चा में रहता है। मुद्दा कोई भी हो, सीएम योगी फौरन एक्शन लेते हैं। सीएम योगी जनता से कनेक्ट करने में भी माहिर है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के प्रचार की डिमांड बढ़ रही है और इसी के साथ इंडी गठबंधन में योगी को लेकर बेचैनी भी बढ़ रही है। इंडी गठबंधन की हताशा उसके नेताओं के बयानों में दिखने लगी है। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को। ये सांप्रदायिकता है। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित सब एक साथ रहो, सब एक साथ रहो, बंटो मत, एक साथ रहो। और ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हिंदू क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि यही समाजवादी पार्टी खुलकर मुसलमानों का मसीहा बनती फिरती। 4 दिन पहले ही अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे। अखिलेश यादव के साथ मंच पर अबू आजमी थे और उसी मंच से अबू आजमी ने कहा था कि अभी महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक हैं। अगर 8 विधायक हो जाए तो महाराष्ट्र में किसी की हिम्मत नहीं
जो मुसलमानों को छू सके, मंच से चुनौती दे रहे थे। तब नहीं समझ में आ रहा था कि बांट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे तो ठीक, अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को जाति में बंटने से मना करें तो वो सांप्रदायिक। गजब ही है बॉस। सुनिए अबू आजमी ने अखिलेश यादव के मुंह पर उनके सामने क्या कहा था। दोस्तों और साथियों, आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव के मुंह पर उनके सामने खड़ा होकर उनका नेता कह रहा है कि 6-8 विधायक हो गए तो मुसलमानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं इस कौम के लिए जान दे सकता। आप कौम के लिए जान दे दें तो ठीक, दूसरा कह दे कि बटो मत हिंदू से, तो बहुत दिक्कत हो जाती। और अखिलेश यादव ने क्यों नहीं रोका कि काहे मुसलमान मुसलमान करते हो जी, तब सांप्रदायिकता नहीं फैलती है। एक ही कौम के लिए जान क्यों दोगे, देश के लिए जान दो ना। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिस पर बीजेपी को अब बैटिंग कर। योगी आदित्यनाथ के बारे में विरोधी भी जानते हैं कि वो कितने हिंदुत्व को लेकर आक्रामक है। बीजेपी के नेताओं के लिए योगी का यही आक्रामक अंदाज चुनावी जीत की गारंटी बनता है। महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी कैंडिडेट योगी की डिमांड कर रहे हैं वो भी आप देखिए। महाराष्ट्र के कई बीजेपी कैंडिडेट्स ने योगी की रैली की मांग की। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ के रैलियों की। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम योगी का क्या रौला है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको बताऊंगा। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई तो क्यों हुई और कैसे, उसमें क्या चर्चा। मैंने योगी आदित्यनाथ जी के पूरा हफ्ता मांगा है, पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का। और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है, अभी तक चुनाव चालू होने का है। तो निश्चित रूप से नहीं, योगी जी के बारे में एक देश में उनके बारे में मान है, सम्मान है। योगी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने में राष्ट्रभक्ति होती है। मोदी जी बोलते हैं राष्ट्रभक्ति वो बोलते हैं, हमारा देश आगे लेके जाने के लिए बोलते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाषण सुनने के लिए पब्लिक भी आ जाती है। निश्चित रूप से योगी जी भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उनके आने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। इनका मास बेस बहुत ही अच्छा है और कुल मिलाकर उनकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद ऐसे नेताओं का प्रचार किसी के भी मतदार संघ में होना ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सारे उम्मीदवार ये भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके चुनाव क्षेत्र में आके प्रचार करें, ऐसी इसकी वजह क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों की मांग है। वो हमारे सीएम है हमारे बड़े स्टेट के, और मुंबई में उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ स्थायी हैं, तो नेचुरली उनकी मांग है। सीएम योगी जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसी लाइन पर बीजेपी के दूसरे नेता भी चल रहे हैं। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे की बात करके हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से हिंदुओं को कह चुके हैं कि भाई दूसरों की जातियों की तो बात नहीं होती, तुम्हारी जातियों की बात होती है, तो आप बटोगे तो महफिल कोई और सजाएगा। और मोदी योगी का ये जो बयान है, ये जो नारा है, ये जो लाइन है, इस पर बीजेपी के तमाम नेता प्रयास करने लगे। गिरिराज सिंह भी हिंदुओं को संगठित करने में जुटे हुए, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी, जिसका पहला चरण आज बिहार के किशनगंज में खत्म हुआ। गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की, जो कटिहार, अररिया, पूर्णिया से होते हुए किशनगंज में आज खत्म हुई। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह यात्रा का पहला चरण था और यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक वो हिंदुओं को संगठित नहीं कर लेते। जब तक हिंदुओं को संगठित न कर लो और कोई दुश्मन हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के न देखे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बोलिए हर हर महादेव। गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ आज योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की।
संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा आए हुए हैं। वहीं पर सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनावों को देखते हुए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि यूपी में संघ ने हाथ खींच लिया है, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। हालांकि ना ही बीजेपी और ना ही संघ की तरफ से कोई बात सामने आई थी। अब मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी की मुलाकात ने सारे नैरेटिव तोड़ दिए और उपचुनाव में इस मुलाकात का असर दिख सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि संघ ने हरियाणा में जिस तरह से जमीन पर काम किया, उसने हरियाणा में बीजेपी के लिए बाजी पलट दी। अब संघ यूपी में भी प्रयास कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो। यह तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीजेपी की मदद कर रहा है। संघ के सहयोग से ही बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी जीत में बदल दी थी। आरएसएस ने हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जो भी माहौल था उसे शांत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब महाराष्ट्र में संघ एक्टिव हो गया। संघ किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो भी देखिए। संघ ने 60,000 से ज्यादा छोटी बैठकें करने का फैसला लिया है। ये बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। राज्य के लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टोलियां बनाई गई हैं। हर टोली में 5 से 10 लोगों के ग्रुप के साथ बैठकें कर रही हैं। समाज के हर वर्ग के साथ बैठक में बात की जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी समाज में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू होगा। ओबीसी की 353 उपजातियों के लिए कार्यक्रम चल रहा है। एससी की 59 और एसटी की 25 उपजातियों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। 29 घुमंतु जातियों के लिए भी अलग से कार्यक्रम चल रहा है। बैठकों में सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन की बात नहीं करते हुए देश हित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास के मुद्दों पर बात हो रही है। यानी ग्राउंड पर इतने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट संघ की खासियत है और इसका असर हरियाणा में ऑलरेडी दिख चुका है। अब महाराष्ट्र में भी संघ के उतरने का असर दिखने की पूरी उम्मीद है। संघ अपनी तरफ से तो काम कर ही रहा है, साथ ही बीजेपी को कुछ नसीहतें भी दी। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाए। मुंबई और विदर्भ इलाके में बीजेपी अंतर्कलह को रोके, चुनाव के दौरान भीतरघात ना हो इसका ध्यान दे। संघ की सलाह पर बीजेपी ने काम शुरू भी कर दिया है। बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पूरी अहमियत मिल रही है। यही बीजेपी की ताकत भी है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है। लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे बीजेपी ने सबक लिया और उसका पहला नतीजा हरियाणा में दिख गया। अब महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का विवाद अभी भी चल रहा है। अभी भी 15 से 20 सीटों पर इन लोगों में सहमति नहीं बनी है। मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर विवाद बना हुआ है और सीट बंटवारे में देरी से नेताओं में नाराजगी है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में दोपहर 3 बजे से बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में देरी से इंडी गठबंधन के नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है कि कब सीट शेयरिंग होगी, कब टिकट बंटेंगे, कब प्रचार शुरू होगा। बॉस, दूसरे ने काम शुरू कर दिया, दूसरे ने प्रचार शुरू कर दिया, दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, कैंडिडेट घोषित कर रहा है। इंडी अलायंस में अभी वही नहीं हो पा रहा। फिर हारेंगे तो ईवीएम को गाली देंगे। खैर, महाराष्ट्र चुनाव में किसका केक कटेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज एक केक अमित शाह भी काट रहे हो, क्योंकि आज अमित शाह का जन्मदिन है और इसलिए अमित शाह के जन्मदिन पर शाह से चाणक्य बनने तक का उनका अनसुना चैप्टर लाया हो। नरेंद्र मोदी से जब पहली बार अमित शाह मिले तो क्या बात हुई थी? मोदी के सबसे खास कैसे बने अमित शाह? वो फैक्ट्स जो आपको नहीं पता, देखिए उसका चैप्टर। पिछले 10 साल में देश की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं उसका क्रेडिट 2 नेताओं को जाता है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। विपक्ष इसीलिए बार बार मात खा जाता है क्योंकि ना तो उनके पास कोई नरेंद्र मोदी है, ना ही उनके पास कोई अमित शाह है। जैसे नरेंद्र मोदी कोई दूसरा नहीं हो सकता, वैसे ही अमित शाह भी वन एंड ओनली ही है। अमित शाह आज 60 साल के हो गए। आज उनका बर्थडे है, तो उनके शाह से चाणक्य बनने का अनसुना चैप्टर पाठशाला में खोल रहा हूं, क्योंकि अमित शाह की यह अनसुनी कहानी बहुत दिलचस्प है। अमित शाह वो नेता हैं जो पिछले 40 सालों में बूथ वर्कर से देश के गृह मंत्री तक पहुंचे। भाई, कई बार लोगों को लगता है अरे ऐसे ही बन गए गृह मंत्री। अथक परिश्रम है 40 साल का। भाई, 25 साल से विधायक और सांसद है, 8 साल गुजरात सरकार में मंत्री रहे, 6 साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आप सोचिए, ये इस लेवल पर अमित शाह ने
काम किया है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से कब मिले, कैसे उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए और देखते ही देखते पहले गुजरात और फिर देश की राजनीति में यह जोड़ी फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत कैसे होगी। लेकिन पहले देखिए गुजरात से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले अमित शाह कैसे संसद हो या बाहर अपने बयानों से विरोधियों के छक्के छुड़ाने से नहीं चूकते। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मेरा मनीष तिवारी जी सार्वजनिक करे, कहाँ मांगा था, किसके पास मांगा? अपनी पत्नी के पास मांगने से सेना नहीं आता। इतने सीनियर सांसदों कर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट। क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ। कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। अमित शाह का भी रौला है और अमित शाह का अपना जलवा भी है। बोलते हैं तो कभी कभी एकदम फायरी स्पीच दे देते हैं, कभी कभी थोड़ा हंसते हंसते सुना देते हैं। लेकिन ऐसे नेता कम ही दिखते हैं जो विरोधियों को पूरे तर्क के साथ, वो भी बिना कोई नोट पढ़े, जबरदस्त जवाब। संसद में अक्सर अमित शाह को ऐसा ही करते देखा गया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है अमित शाह का काम करने का तरीका हो या फिर उनकी मेहनत हो। टिपिकल नेताओं से वो बिल्कुल अलग है। राजनीति उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि वो राजनीति को जीते और इसी वजह से वो इतने सफल भी है। लेकिन ये सफलता कोई एक दिन में, एक साल में नहीं आई। ये सफलता आई है उस मेहनत और संघर्ष से जो सालों साल अमित शाह ने की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये 1987 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े ही थे और वहां से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। फिर ये तस्वीर देखिए 1989 वाली जो आपको दिखा रहा था। उसमें बीजेपी में अहमदाबाद शहर का सचिव उन्हें बनाया गया था। ये 87 वाली तस्वीर है। फिर 89 वाली डालिए, ये देखिए, तब वो शुरू में अहमदाबाद शहर के सचिव बने थे। 1995 में जब गुजरात में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। ये तब की तस्वीर है। फिर 1997 की तस्वीर देखिए, जब अमित शाह को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। 1997 में ही अमित शाह ने पहली बार गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर लगातार 5 बार विधायक बने। साल 1998 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्हें गुजरात बीजेपी का सचिव बना दिया गया था। इसके अगले ही साल यानी साल 1999 में अमित शाह गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। साल 2000 आते आते अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सबसे युवा चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए। 2001 में अमित शाह को बीजेपी की कोऑपरेटिव विंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। साल 2002 में अमित शाह पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री बने और उन्हें गुजरात के गृह मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हो और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे। लोगों को लगता है अरे बस ऐसे ही बन गए नेता। मोदी जी आए, उन्होंने कहा ए अमित शाह जी आप जो हैं वो एक काम कीजिए, गृह मंत्री बन गए। आप सोचिए कि संगठन में काम करते हुए और एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हुए अमित शाह आज इस मकाम पर पहुंचे। पुरानी तस्वीरें देखिए बॉस, ये 1991 की तस्वीर है जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे हैं और पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं आप देखिए वो अमित शाह हैं। लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं।
बीजेपी में इस लेवल पे मेहनत करते करते आज अमित शाह यहां पहुंचे हैं। उनके पास कोई सरनेम नहीं है कि सरनेम के बदौलत कुछ भी हुआ तो भाई आगे तो बढ़ना ही है। उन्होंने काम से अपने आप को बनाया। उस वक्त अमित शाह बीजेपी के युवा कार्यकर्ता थे और आज अमित शाह इसी गांधीनगर सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बनकर देश के गृह मंत्री। 1990 के दौर में जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ा करते थे तो उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी उठाते थे और नरेंद्र मोदी के साथ तब हर कदम पर अमित शाह होते थे। यह साथ आज तक बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी से पहली बार अमित शाह कब मिले यह बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आज से करीब 42 साल पहले यानी साल 1982 में अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले, जिसके बारे में अमित शाह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। अहमदाबाद के नारनपुरा में संघ की शाखा में यह मुलाकात हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी 30 साल के थे और गुजरात के 3 जिलों में आरएसएस के जिला प्रभारी थे, जिसमें अहमदाबाद भी शामिल था। 42 साल पहले जब अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह जोड़ी आगे चलकर इतिहास रचेगी। बताया जाता है कि उस वक्त आरएसएस में प्रचारक का काम संभाल रहे नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी में जाने के लिए कहा गया तो इस बारे में उन्होंने सबसे पहले अमित शाह को बताया था और उनसे ही मशवरा लिया था कि बताइए क्या करना चाहिए। सोचिए, तब से इनकी बॉन्डिंग। आज अमित शाह के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लिए उनके योगदान की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपनी रणनीति से जिस तरह इंडी गठबंधन के पसीने छुड़ा रखे वो तो सब जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते कि ये जोड़ी 37 साल से सियासी कमाल कर रही है। आपको 1987 के चुनाव की एक बात बताता हूं। उसी साल 1987 में नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया था और उनकी नियुक्ति के बाद ही अहमदाबाद में नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ। इसी साल अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बन गई। यह चुनाव एक तरह से नरेंद्र मोदी के गुजरात और पार्टी में अपनी नई पहचान बनाने का बड़ा मौका था। इसलिए नरेंद्र मोदी चुनावों में बीजेपी की जीत तय करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इस मेहनत में अमित शाह उनके साथी और सारथी बनकर उभरे। अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में मोदी और शाह की जोड़ी ने एक एक वार्ड के चुनाव की तैयारियों का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्कूटर पर भर शहर का दौरा करते थे। अमित शाह स्कूटर चलाते थे जबकि नरेंद्र मोदी स्कूटर पर पीछे बैठे होते। दोनों नेता अहमदाबाद की हर गली में जाकर खुद देखते थे कि हर गली और चौक चौराहे पर बीजेपी नेता और कैंडिडेट के पोस्टर चिपके हैं या नहीं। अगर पोस्टर नहीं मिलते थे तो पोस्टर भी खुद चिपकाते थे। आप सोचिए किस लेवल पर, नीचे लेवल पर काम करते करते ये लोग ऊपर पहुंचे। इस जोड़ी की मेहनत रंग भी लाई और बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। तब से ये लोग सियासी कमाल कर रहे हैं। बीजेपी की यह जीत गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काउंटडाउन साबित हुई और कुछ सालों बाद 1990 में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में शानदार जीत के बाद अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक आर्टिकल लिखा था कि चुनाव का प्रभार मिलने के बाद नरेंद्र भाई ने ऊंचे टारगेट रखना और सटीक योजना बनाना सिखाया। कई मायनों में उन्होंने चुनाव और चुनाव प्रचार पर नए सिरे से विचार करने और नए तरीके से रणनीति बनाने में मदद की। नरेंद्र भाई की रणनीति का मूल आधार सरल था, चुनाव के लिए पार्टी और संघ के नेटवर्क की ताकत और क्षमताओं को जुटाना और इसे इस्तेमाल करना। इसका परिणाम आश्चर्यजनक था। बीजेपी ने नगर निगम की ज्यादातर सीटों के साथ साथ मेयर पद पर भी जीत हासिल कर ली। आप सोचिए, ये जो कई लोग कह रहे हैं अरे नरेंद्र मोदी ने 400 का टारगेट रखा था, ये ऊंचे टारगेट रखना, उसके लिए पूरी मेहनत करना, गुजरात में रिकॉर्ड जीत हासिल करो, मध्य प्रदेश में फिर से करके दिखाओ, छत्तीसगढ़ में करो। ये जो नरेंद्र मोदी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, ये आज से नहीं बॉस, अमित शाह तब बता रहे कि तब से कर रहे थे नगर निगम के चुनाव से। ये टारगेट ऊंचा रखोगे तब ना ऊपर जाओगे। और भी अमित शाह 37 साल पहले नरेंद्र मोदी से मिले जीत के इस मंत्र को आज भी फॉलो कर रहे हैं।
अमित शाह का कहना है कि पार्टी की ताकत बड़े नेता नहीं, बूथ अध्यक्ष होता है। सुनिए अमित शाह को। पार्टी इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों। राजनीति में समय का पहिया कब कहां कैसे घूम जाता है कहना मुश्किल। ऐसा ही एक समय अमित शाह की जिंदगी में भी आया। भाई बहुत लोगों को लग रहा है मेहनत किए आगे बढ़े, जीवन में कुछ कष्ट ही नहीं सहे। ऐसा नहीं है। साल 2010 का वक्त था। गुजरात में हुए शोराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर केस की जांच में सीबीआई ने अमित शाह को आरोपी बना दिया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे। 25 जुलाई को सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया। 3 महीने वो जेल में रहे। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर अक्टूबर 2010 में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अक्टूबर 2010 से सितंबर 2012 तक गुजरात की सीमा से दूर रहने के लिए कहा गया। सबको पता था कि कांग्रेस उस वक्त अमित शाह को टारगेट कर रही है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कांग्रेस एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, कर रही है। साल 2015 में सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि केस राजनीति से प्रेरित था। एक बार सुनिए इस केस में जमानत मिलने के बाद अमित शाह ने क्या कहा। अंततोगत्वा सत्य का ही विजय होता है और मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे सीबीआई ने, मैंने पहले दिन से कहा था झूठे हैं, न्याय की अदालत में टिक नहीं सकते और आगे भी जब एक केस चलेगा तब ये सिद्ध हो जाएगा कि बिल्कुल राजकीय द्वेष से प्रेरित मुझ पर एक केस दायर किया गया था और न्याय की अदालत में भी ये सिद्ध हो जाएगा कि राजकीय द्वेष से प्रेरित एक केस था। कहीं पर भी केस चले, केस में कोई दम नहीं है, केस को खारिज होना है, इसलिए मैंने ही कहा था कि बाहर की अदालत में चला जाए। अमित शाह 2 महापुरुषों को बहुत मानते हैं। एक है चाणक्य और दूसरे हैं वीर सावरकर। दोनों महापुरुषों की तस्वीरें अमित शाह के बंगले में दीवार पर टंगी हुई रहती है। ब्रिटिश इतिहासकार और लेखक पैट्रिक फ्रेंच ने 2016 में अमित शाह का इंटरव्यू लिया था, तो चाणक्य और सावरकर पर सवाल पूछा। इस पर अमित शाह ने कहा था कि वो सावरकर को फॉलो करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के कट्टर अनुयायी हैं और चाणक्य को इसलिए मानते हैं क्योंकि चाणक्य के दिए गए ज्ञान में शासन प्रशासन चलाने के सारे मंत्र हैं। इसी इंटरव्यू में अमित शाह ने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में बताया कि उनके परदादा मानसा रजवाड़े के नगर सेठ। मानसा अहमदाबाद के पास एक छोटी रियासत थी। अमित शाह के परदादा इस रियासत के राजाओं को व्यापार के मामले में सलाह देते थे। इसके बाद की पीढ़ियों में अमित शाह के पिताजी मुंबई आकर रहने लगे और मुंबई में ही अमित शाह का जन्म हुआ। लेकिन अमित शाह के दादाजी चाहते थे कि वो मानसा में आकर पले बढ़े, इसलिए अमित शाह मानसा आ गए और 16 साल की उम्र तक मानसा में ही रहे। फिर शुरुआती पढ़ाई लिखाई की वहीं पर। इसके बाद इनका परिवार अहमदाबाद आ गया। उस समय पिताजी इनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ब्रोकर का काम करते थे और अमित शाह का कॉलेज में एडमिशन हो गया, जहां उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। लेकिन अमित शाह ने खुद बताया कि उनका मन औपचारिक शिक्षा में ज्यादा लगता नहीं था और उनका इतिहास के किस्से कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। अमित शाह की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो आपने जान लिया। अब उनके बचपन की कुछ तस्वीरें भी देखिए। ये है अमित शाह। आपने अमित शाह की आज की तस्वीर तो देखी है, लेकिन ये बचपन की अमित शाह की तस्वीर जो आज देश के गृह मंत्री बन गए। ये अमित शाह के स्कूल के दिन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब इस तस्वीर को भी देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये अमित शाह की शादी की तस्वीर। अमित शाह की शादी साल 1987 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली सोनल से हुई। सोनल जी के कोल्हापुर से होने की वजह से गृहमंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र का दामाद भी कहा जाता है एक तरीके से। एक इंटरव्यू में अमित शाह के बारे में उनके एक पुराने दोस्त के हवाले से लिखा गया कि अमित शाह अपने पढ़ने लिखने को बहुत कम आंकते हैं, जबकि सच यह है कि अमित शाह आदि शंकराचार्य के दर्शन के जानकार हैं। हिंदू दर्शन के बारे में उनको ऐसी जानकारी है जो दूसरों को भी नहीं होगी। उनका दिमाग दूसरों से बहुत अलग तरीके से काम करता है। अमित शाह जब 18 साल के थे तब उन्होंने प्लास्टिक और पीवीसी पाइप का काम बिना पिताजी से पैसे लिए खुद शुरू कर दिया था। 1995 तक उन्होंने अलग अलग तरीके के बिजनेस किए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वो नेता नहीं बनते तो कोई ना कोई तो बिजनेस कर ही रहे हो।
अमित शाह की कुछ और खासियतें जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वो भी आपको बताता हूं। पैट्रिक फ्रेंच को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि 1980 से हर दिन वो डायरी लिखते हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो समय के पाबंद हैं, लेकिन कभी हाथ में घड़ी नहीं पहनते। बहुत कम लोगों को पता है कि अमित शाह को गुरुदत्त की फिल्में और साहिर की लिखी नज़में पसंद है। कहा जाता है कि अपने कॉलेज के दिनों में अमित शाह एक गीत से इतना प्रभावित थे कि साहिर से मिलने की कोशिश में मुंबई तक पहुंच गए थे। खाने के उनके शौक के बारे में अहमदाबाद में उनके नारनपुरा के पड़ोसी बताते हैं कि एक बार तो गोलगप्पे वाले को बुलाकर पूरी कॉलोनी को गोलगप्पे खिला दिए थे अमित शाह ने। यह भी बताया जाता है कि अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले दिल्ली में अक्सर सोनीपत रोड के सटे ढाबों में खाने के लिए भी चले जाते थे। तो खाने पीने का बहुत शौक भी रहा है उनको। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर यह चैप्टर जब खोल रहा हूं, आपको ये बातें बता रहा हूं, तो आपको देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसे संघर्ष कर करके बिल्कुल नीचे से उठकर आज यहां तक पहुंचा है, बिना किसी पारिवारिक विरासत के, किसी राजनीतिक विरासत के, बिना किसी सरनेम वाली पॉलिटिक्स। यह है बीजेपी में काम करने का तरीका। और इसीलिए जब सवाल उठते हैं ना कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाते, उनके पास यह अनुभव नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है कि वो गांधी परिवार में पैदा हो, लेकिन उनके पास यह अनुभव नहीं है जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पास है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये लोग 40-40 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इस उम्र में जाकर 50 साल के हो जाने के बाद वो निकलते हैं जमीन पर ढूंढने कि कहां है इंडिया में, जरा देखूं, भारत जोड़ देता हूं मैं। उनका मूड करता है वो भारत जोड़ने निकल जाते। ये लोग वो लोग हैं जो राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे आधे से ज्यादा उम्र तो ये लोग जमीन पे घिस दिए काम करते करते। इतनी रगड़ाई, इतनी घिसाई के बाद जब कोई ऐसा नेता बनता है तो उसको समझ में आता है कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, उसको समझ में आता है कि सेंटिमेंट जमीन पर क्या है, उसको समझ में आता है कि पार्टी को कैसे साथ लेके चलना है, कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे कार्यकर्ता मैनेजमेंट करना है, कैसे संघ का अनुशासन साथ में लेके चलना है। इसलिए मोदी शाह की जोड़ी कोई रातों रात नहीं बनी है बॉस। ये लोग रातों रात नहीं बने, इन्होंने अपना जीवन खपाया है। और इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को क्या आता है, दिन रात उनको चुनाव दिखता है, वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं बॉस क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना लक्ष्य सेट किया है। उनके लिए वो जरूरी है। उन्होंने 40 साल, 45 साल, 50 साल जीवन के दिए हैं देश को वहां पहुंचाने के लिए। ये थोड़े ही कि एक चुनाव हुआ उसके बाद छुट्टी मनाने विदेश चलेगा। ये फर्क है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा कि एक मुसलमान तिरंगे को सलाम करते हुए भारत माता की जय के नारे क्यों लगा रहा है और इसकी हेडलाइन क्यों बन रही है।